हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा टेच को। आपके लिए आप लोग अगर 12th में इस बार परीक्षा देने वाले, 1 महीना के बाद परीक्षा है, यानी 1 फरवरी से परीक्षा चालू है। यानी उसके लिए आप लोग एग्जाम के लिए अभी तैयारी नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में आपको तैयारी कराएंगे। हिंदी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम 10 मिनट में, सिर्फ हिंदी का ऑब्जेक्टिव 10 मिनट में तैयारी करें और 70 नंबर लेकर आए। हिंदी का ऑब्जेक्टिव 10 मिनट तैयारी करें और 70 नंबर लेकर आए। चलिए हम उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इस वीडियो में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और आप लोग जोश पर वीडियो बनाते हैं तो जोश का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस पर आप कैसे 10 मोबाइल फ़ोन जीत सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोग वह वीडियो देख के 10 मोबाइल फ़ोन जीत सकते हैं। और MS टकाटक पर वीडियो बनाते हैं और आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो उसका वीडियो में लिंक दे देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। कैसा हिंदी में निबंध पूछे जाएंगे, किस प्रकार से कोरोना से रिलेटेड निबंध पूछे जाएंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे आप 70 नंबर लेकर आते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। चलिए 70 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको 50 नंबर मिलेगा। चलिए कैसे लाते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव देखिए। हेलो फ्रेंड, मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा था वो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया है। और देखिए कैसे लिखा हुआ है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। यानी बातचीत कहानी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यानी आपसे पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट किस कहानी के लेखक है? बातचीत के। यानी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के थे वो। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और नीचे देखिए क्या दिया गया है, बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है? यानी उसमें भी बालकृष्ण भट्ट होगा। यानी बातचीत की शीर्षक कहानी के निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। भट्ट निर्मल देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, भट्ट निबंध माला के लेखक कौन है? यानी जो भट्ट निबंध माला लिखा हुआ था, यानी जो बातचीत जो भट्ट निबंध माला लिखा हुआ था उसका किसका कहानी है? बालकृष्ण भट्ट का है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या समझाना चाहते हैं? यानी बातचीत जो कहानी है उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या समझाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। भाई आप लोग कहानी की तरह इसमें समझिए, यानी बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बातचीत साहित्य में कौन सी विधा है? यानी बातचीत जो कहानी है उसमें कौन सी विधा है? देखिए इसमें निबंध की तरह इसमें समझाया गया है, इसलिए इसको निबंध कहते हैं। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, ये तो आप समझिए। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा? यानी जब बालकृष्ण भट्ट का कहानी लिख रहे थे उस समय बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा? यानी दिया हुआ है में रामचंद्र शुक्ल जो एक कहानीकार है, जो बालकृष्ण भट्ट को कहे थे हिंदी का एडिशन और स्टील कहे थे। आप लोग समझिए, बालकृष्ण भट्ट किस रचना थोड़ा गड़बड़ हो गया। बालकृष्ण भट्ट रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट यानी रचना क्या है? आपको पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट रचना बातचीत क्या है? यानी यह एक तरह से ललित निबंध है, जैसे उसमें उस समय बताए थे आपको, पिछले में ऑब्जेक्टिव में बताया वह निबंध है। जैसे बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? ललित निबंध है यह। अब चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। उसने कहा था किसका कहानी है? रामचंद्र शर्मा गुलेली का। उसने कहा था किसका यानी किसका ये है कहानी है? रामचंद्र शुक्ला का। चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। यानी उसने कहा था फर्स्ट कहानी के पात्र कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। तेरी कुरमुकाई हो गई, यह किस कहानी के वाक्य है? यानी यह किस कहानी में यह वाक्य दिया गया है, तेरी कुरमुकाई हो गई है? उसने कहा था कहानी में तेरी कुरमुकाई हो गई है, यह वाक्य दिया हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी लहना सिंह जो थे वो किस कहानी के पात्र थे? उसने कहा था, अभी यहाँ पर आप आपसे बोले थे, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी इस कहानी का लेखक कौन है? उसने कहा था इसका कहानी का लेखक कौन है? आपने ऊपर में आपको हम बताया थे चंद्र शर्मा गुलेली है। चलिए आपको फिर से शुरू करते हैं। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? यानी उसने कहा था एक पुस्तक में कब प्रकाशित हुआ? 1915 ईस्वी में। जो चंद्र शर्मा गुलेली कविता लिखे हुए थे, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? 1915 ईस्वी में। चंद्र शर्मा गुलेली रचित पाठ का शीर्षक कौन है? यानी चंद्र शर्मा गुलेली द्वारा रचित पाठ कौन है? यानी उसने किस कहानी को लिखा था? उसने कहा था कहानी को उसने लिखा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है जो चंद्र शर्मा गुलेली ने लिखे थे कहानी, वह किस प्रकार के कहानी है? भाव प्रधान इसका। यानी उसमें जो वाक्य दिया गया है उसका भाव प्रधान है, इसलिए उसको भाव प्रधान कहानी कहा जाता है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ना चाहते थे? यानी लहना सिंह जो थे कहानी के पात्र, वह किस देश की ओर से लड़ाई लड़ना चाहते थे? इंग्लैंड की तरफ से। वह इंग्लैंड की तरफ से लड़ना चाहते थे। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेली की नहीं है? यानी ये 4 कहानी दे दिया गया है, इसमें से कौन सा कहानी चंद्र शर्मा गुलेली की नहीं है? जैसे उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेली का कहानी है बुध का बेटा। यानी वो बुध का बेटा दूसरा पाठ में, दूसरा किताब में दिया हुआ है, ये भी चंद्र शर्मा गुलेली का कहानी है। सुखमय जीवन ये भी उसका कहानी है चंद्र शर्मा गुलेली का। तिरिच इसका नहीं है, तिरिच दूसरा का है, तिरिच दूसरा लेखक का है, इसलिए इसमें तिरिच आंसर होगा। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेली की नहीं है? तिरिच। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। यानी आपसे पूछ देगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार यानी लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। आप लोग लिख दीजिएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? इसमें जयप्रकाश नारायण होगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति शीर्षक सभ्यता के रचयिता कौन है? यानी जो ये संपूर्ण क्रांति के शीर्षक यानी लिखे थे वह कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसका यानी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति कौन लिखे थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यानी संपूर्ण क्रांति जो भारत 1947 में आज़ाद हुए थे उस समय में, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने लिया था। लोक नायक किसे कहा जाता है? यानी लोकों का नायक किसे कहा जाता है? यानी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण एक ऐसा व्यक्ति थे जिसे लोगों का नायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है, यानी जब भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण तो उस समय उसका अंश का शीर्षक कौन थे? यानी संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति एक भाषण की तरह है, जो भाषण दे रहे थे उस समय उसका अंश संपूर्ण क्रांति थे। संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विधा है? यानी संपूर्ण क्रांति कौन सी विधा है? यानी किस तरह से वो संपूर्ण क्रांति लिखा है? एक भाषण की तरह संपूर्ण क्रांति लिखा गया था। जयप्रकाश नारायण का भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यानी जयप्रकाश नारायण थे उसे भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1998 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1998 ईस्वी में। निम्नलिखित उदाहरण में से किस पाठ से लिया गया है? यानी निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? जैसे उदाहरण देखिए क्या दिया हुआ है। अपने देश बिछड़ा हुआ है बावजूद इसे कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। अपना देश बिछड़ा हुआ है बावजूद हम इसे लोकतंत्र की स्थापना की है, यानी इसका होगा संपूर्ण क्रांति। यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा जो भाषण दिया गया था उसमें यह वाक्य था, इसलिए इसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं। अर्धनारी के यानी लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी अर्धनारी जो कहानी उसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यानी दिनकर जो थे उनको किस
यानी किस रचना के लिए अकादमी पुरस्कार मिले? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, यानी संस्कृत के जो 4 अध्याय उसने कहानी लिखे थे, उस कहानी के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना है? यानी रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रेशम रथी। रेशम रथी यानी रामधारी सिंह की दूसरी रचना कौन थी? रेशम रथी। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? यानी अर्धनारी शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारी यानी आपको शुरू में बताए थे कविता का नाम क्या है? अर्धनारी ईश्वर। शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारी कब प्रकाशित हुआ? यानी अर्धनारी किताब में कब प्रकाशित हुआ? यानी इसका रचना किताब में कब आया? देखिए यहाँ पर दिया, अर्धनारी प्रकाशित कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। यानी जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद अर्धनारी का प्रकाशित हुआ 1952 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर किसका कलिप्त रूप है? अर्धनारी किसका कलिप्त रूप है? यानी देखिए यहाँ पर दिया है शिव और पार्वती का। अर्धनारी जैसे आप लोग फोटो में भी देखते होंगे, किसी किसी फोटो में आधा शिव रहते हैं और आधा पार्वती रहते हैं। इसी तरह इसमें अर्धनारी ईश्वर किस कलिप रूप में है? यानी शिव पार्वती की है। पुरुष रूप जो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। प्रिय पुरुष रूप जो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। यानी यह किसका कथन है? यानी लता है। यह किस प्रकार की अथी है? यह लता की तरह है। जिस पुरुष ने नारीत्व नहीं अपूर्ण है वह पंडित है। जिस पुरुष ने नारीत्व नहीं अपूर्ण है वह पंथी है। यानी किसका पंथी है? अर्धनारीश्वर का है। किस रचना की पंक्तियाँ नारी स्वर्ण है, नारी मुग्ध है, नारी पुरुष की वाह पर झूलती है, जूही माला है? यह किस कहानी से लिया गया है? यानी किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मिलित रचना है। यानी जो रामधारी सिंह दिनकर कहानी लिखे थे वो किस कहानी लिखे थे? उसके ज्ञान पुरस्कार उसे मिला गया था। यानी ये है उर्वशी में उसको ज्ञान पुरुष पुरस्कार मिला गया था। रोज सच्चिदानंद हरिचंद वात्स्यायज्ञ। यानी रोज का जो कहानीकार है यानी जो लेखक है उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ। इसका बहुत बड़ा नाम है। रोज कैसी कहानी है? रोज कैसी कहानी है? देखिए कैसे मनोवैज्ञानिक, यानी रोज एक कहानी का नाम है। वह कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। वह मन की बातों के बारे में बताता है। वह मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोज कहानी की नायक कौन है? यानी रोज जो कहानी उसका नायक कौन है? उसके लिखने वाले कौन? उसमें एक मुख्य पात्र होता है। जोन कौन है? मालती। जो उसका रोज कहानी के नायक यानी मुख्य पात्र है जोन मालती है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के यानी जो लिखने वाले थे कविता यानी कहानी जो लिखे हुए थे उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ। यानी रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ। चलिए ये तो हो गया। गैग्रीन रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? यानी रोज गैग्रीन शीर्षक कहानी वह किस वर्ष लिखी गई? 1934 ईस्वी में। रोज कहानी रोज गैग्रीन कहानी किस वर्ष में लिखी गई? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में यह कहानी लिखी गई थी। सच्चिदानंद हरिरानंद वात्स्यायज्ञ के द्वारा। मालती किस कहानी का पात्र है? यानी मालती किस कहानी का पात्र है? आप लोग तो अभी सुने थे से रोज कहानी के निबंध का नायक कौन है? मालती। इसी प्रकार मालती किस कहानी के पात्र है? रोज के। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? यज्ञ है। यानी सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्याय अज्ञेय, यानी इसका लास्ट वाला नाम दे दिया गया है अज्ञेय। रोज कहानीकार कौन है? अज्ञेय। मालती के पति का नाम क्या था? यानी जो मालती थे इसका नायक, रोज कहानी के नायक थे जो मालती, उसका पति का नाम क्या था? महेश्वर, यानी उसके पति का नाम महेश्वर था। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। चलिए आप फिर भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? यानी भगत सिंह जो थे उसके पिता और उसके चाचा किसके सहयोगी थे? लाला जापत राय के सहयोगी थे। यानी भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला जापत राय के। ओ दासनी नीरा जगदीश चंद्र माथुर। ओ शादी नीरा किसकी कहानी है? ओ शादी नीरा किसकी कहानी है? जगदीश चंद्र ठाकुर की। ओ सदा नीरा किसकी कहानी है? जगदीश चंद्र ठाकुर के। ओ सदा नीरा बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? यानी ओ सदा नीरा बिहार के किस भूभाग की संस्कृति, यानी किस जगह का संस्कृत है? यह चंपारण का संगीत है। बिहार में जो पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण कहते हैं उसी चंपारण का ये संस्कृति है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? यानी जो इसका लेखक है वह कौन है? जो ओ सदा नीरा निबंध के लेखक है उसका नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। इसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा किसके नियमित बना कर लिखा गया है? वो सदा नीरा किसके नियमित पर बना के, यानी किसके आधार पर बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी के, यानी जो गंडक नदी है उसी पर ये बनाकर लिखा गया है। ओ सदा नीरा उसी के बाद पर बनाकर लिखा गया। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के किस विधा के अंतर्गत आता है? यानी वो सदा नीरा पाठ है जो किसके अंतर्गत में आता है? यानी वो किसके अंतर्गत में आता है? निबंध। यानी वो सदा नीरा किस प्रकार के विधा है? निबंध है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के किस महापुरुष की चर्चा आई है? वो सदा नीरा किस शीर्षक पाठ के किस महापुरुष की चर्चा आई है? यानी महात्मा गांधी के। यानी वो सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की रचना आई है? महात्मा गांधी की आई है। आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब ये इतना ऑब्जेक्टिव आप पूरा रट लीजिए, आपको 100% है इसमें से 40 से 50 ऑब्जेक्टिव जरूर टकराएगा। 100% 40 और 50 ऑब्जेक्टिव टकराएगा। आप इसी तरह नंबर उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो परीक्षा से हर रिलेटेड सामान आपको हम बताते रहेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।